बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेटा की डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें हमने पहले जिक्र किया कि डेटा होता क्या है। थोड़ा सा उसका रिव्यू देता हूँ आपको। हमने कहा कि एक वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम एक जगह पे नोट कर लें तो हम उसे डेटा कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि डेटा की दो टाइप्स होंगी। एक वो वाला डेटा है या वो वाला वेरिएबल जिसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, और दूसरा वो वेरिएबल जिसे क्वांटिफाई किया जा सकता है। ऐसा वेरिएबल जिसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको हमने फैक्ट्स का नाम दिया, और उससे जो हमारे पास डेटा जनरेट हुआ उसे हमने क्वालिटेटिव डेटा कहा। और ऐसा वेरिएबल जिसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है या काउंट किया जा सकता है, ऐसे वेरिएबल से जो डेटा जनरेट होगा वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। और क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव डेटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को हमने नाम दिया डिस्क्रीट का और दूसरे को हमने नाम दिया कंटिन्यूस का। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होगा जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज आ सकेंगी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं आ सकेंगी। यूजुअली ये होल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। इसी तरह से डिस्क्रीट वेरिएबल से जो हमारे पास डेटा जनरेट होगा उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। फिर हमने कहा कि वेरिएबल जिसको हम ना सिर्फ ये कि क्वांटिफाई कर सकें बल्कि वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले सके विद इन टू लिमिट्स, इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज भी आएंगी, इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज भी आएंगी, इसमें डेसिमल्स भी शामिल होंगे। तो हमने उसको नाम दिया कंटिन्यूस वेरिएबल का। और कंटिन्यूस वेरिएबल से जो हमारे पास डेटा जनरेट हुआ उसको हमने कंटिन्यूस डेटा का नाम दिया। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की। तो सबसे पहले हम इस पे बात करें कि प्राइमरी डेटा होता क्या है और सेकेंडरी डेटा होता है। एक ऐसा डेटा जो सबसे पहले वाली शेप में मौजूद होता है जब हम उसे कलेक्ट करते हैं, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, जिसमें कोई रिदम नहीं होता, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, बल्कि सबसे पहली शेप, उसको हम प्राइमरी डेटा का नाम देते हैं। तो डेटा को एनालाइज करने से पहले प्राइमरी डेटा को हम किसी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में लेके जाते हैं। तो वो पहले वाली शेप जिसे हमने किसी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में अभी तक नहीं किया होता उसे हम प्राइमरी डेटा का नाम दे देते हैं। तो मैंने लिखा द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स बाय सम इंडिविजुअल और एजेंसी। तो जो शख्स सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा उसके लिए वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। और जाहिर है जो शख्स डेटा कलेक्ट करेगा वो उसको किसी एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करेगा, और एनालिसिस में ले जाने से पहले वो उसको किसी अरेंजमेंट फॉर्म में अरेंज्ड ऑर्डर में लेके आएगा। कोई उसकी टेबुलेशन बनाएगा, कोई उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। तो जब वही डेटा अरेंज ऑर्डर में चला जाएगा तो फिर वो कहीं पे भी पब्लिश्ड होगा तो वो अरेंज्ड ऑर्डर में समराइज्ड फॉर्म में पब्लिश होगा। उसको फिर हम सेकेंडरी डेटा का नाम दे देते हैं। तो सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन में मैंने लिखा था डेटा विच इज़ नॉट कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। अगर ये प्राइमरी सोर्स से नहीं आया तो फिर ये आया कहाँ से?
मैंने लिखा यूजुअली द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, मैगजीन, जर्नल्स और अदर एजेंसी इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मैंने अभी कहा था कि जो शख्स डेटा को कलेक्ट करेगा, सबसे पहली शेप जो उसके सामने आएगी वो उसकी प्राइमरी शेप या प्राइमरी डेटा उसको हम कहेंगे। अगर वो किसी एजेंसी ने वो कलेक्ट करवाया है या किसी शख्स ने वो कलेक्ट किया है, तो वो सबसे पहले उसको रेंज ऑर्डर में लेके आएंगे, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे। और जब वो डाटा कहीं पब्लिश्ड फॉर्म में हमें मिलेगा, मतलब न्यूज़पेपर में हमें किसी किस्म का डाटा मिलेगा, तो आप नोट करेंगे कि वो किसी न किसी टेबुलेशन शक्ल में होगा। इसी तरह इंटरनेट के थ्रू हमें कोई डाटा मिलेगा, उसकी कोई टेबुलर शेप या कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी कोई अरेंजमेंट होगी। मैगजीन्स में हमें डाटा मिलता है तो बहुत बड़ा डाटा समराइज करके एक पेज की शक्ल में लिखा होता है। तो ये सारे के सारे डाटा जो हमें पब्लिश्ड फॉर्म में मिलते हैं, उसको हम प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में फ़र्क ये है कि सेकेंडरी डाटा में कुछ चीज़ें हमारे पास हिडन हो जाती हैं। प्राइमरी डाटा में उसका यूजुअली वॉल्यूम या साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत डिटेल मौजूद होती है। तो उसको एनालिसिस में ले जाने से पहले हम सबसे पहले उससे एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, उसका कोई टेबल बनाते हैं, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम उसको एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाटा को जब हम ट्रीट करते हैं तो हम उसे कितनी किस्म के नाम दे सकते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डेटा आएगा, उसे हम कौन कौन से नाम दे सकते हैं, उसकी कौन कौन सी शेप हो सकती हैं। उसमें से सबसे पहली शेप जिसे हम कहेंगे वो है रॉ डेटा। रॉ डेटा किस तरह का होता है? एक डेटा विच इज ओरिजिनली इन कैरेक्टर्स, ना तो उसको अरेंज किया होता है, ना उसको क्लासीफाई किया गया होता है, ना उसको ग्रुप्स में चेंज किया गया होता है, बल्कि जो सबसे पहली इनिशियल शेप होती है उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। उसको रॉ का लफ्ज़ इसीलिए यूज़ होता है, जैसे हम फैक्ट्री में जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो रॉ डाटा से मुराद एक ऐसा डाटा है जिस पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, ना उसे अरेंज किया गया, ना उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई, ना उसको किसी ऑर्डर में लाया गया, ना उसे समराइज किया गया, ना अभी तक उसको किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ किया गया। डाटा की जो दूसरी शेप है उसे हमने कहा एरे डाटा। एरे से मुराद यहाँ पे एक ऐसा डाटा है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, अरेंज कर दिया। तो रॉ डाटा जब हमारे पास आता है तो उसमें कोई रिदम और कोई सिमेट्री नहीं होती है। अगर हम उसी को एरे डाटा में ले आते हैं तो फिर हमारे पास वो एक रेंज ऑर्डर में आ जाता है। हम डिसेंडिंग कहें या असेंडिंग एरे, जिस तरह की हम उसकी एरे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जो रॉ डेटा होता है उसमें अगर हम ये जानना चाहें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी साइज़ की वैल्यूज़ कितनी हैं, तो फिर उसमें हमें एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अगर हम यही काम एरे डेटा से करना चाहें तो उसके लिए बड़ा आसान होगा कि हम उस फिगर को फोकस कर लें जिससे बड़ी वैल्यूज़ की तादाद या जिससे छोटी वैल्यूज़ की तादाद हम काउंट करना चाहते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस वैल्यू से एक डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो उससे बड़ी होंगी, और उसके दूसरी डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो उससे छोटी होंगी। या विद इन टू लिमिट्स हम जानना चाहें, यानी हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अचीव किए। अब उनकी कोई तरतीब नहीं है, किसी के नंबर थोड़े हैं, किसी के ज़्यादा हैं। कोई फिगर छोटी है, उससे नेक्स्ट वाली फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई। हो सकता है सबसे लास्ट पे आने वाली फिगर सबसे छोटी हो या दरमियान में आने वाली फिगर सबसे बड़ी हो। अब हम इस डेटा में जानना चाहें कि 100 में से
कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। तो हम अगर इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएँ और 50 पे फोकस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि 50 से नीचे वैल्यूज़ की तादाद कितनी है और 50 से ऊपर वैल्यूज़ की तादाद, और 50 से नीचे आने वाली वैल्यूज़ की तादाद जो होगी वो हम एक डायरेक्शन में काउंट कर लेंगे, 50 से ऊपर आने वाली वैल्यूज़ की तादाद दूसरी डायरेक्शन में होगी, उसको हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे लिए आसान होगा ये जानना कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से कम हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और भी एरे डेटा से ले सकते हैं, वो ये कि अगर हम वैसे रॉ डेटा में ढूंढना चाहें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी वैल्यू वन बाय वन। लेकिन जब हम एरे डेटा में उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे तो एक टेल पे सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई होगी और दूसरी टेल पे सबसे बड़ी वैल्यू। या हम जानना चाहें कि 100 स्टूडेंट्स में से फेल कितने हो गए हैं, हमने अगर पासिंग मार्क्स 40% रखे हैं तो हम 40 पे फोकस कर लेंगे, 40 के फिगर से कम वाली वैल्यूज़ जो हैं ये काउंट कर लेंगे, तो ये उन स्टूडेंट्स की तादाद होगी जो क्वालिफाई नहीं कर सके। हम जानना चाहें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80% या उससे ज़्यादा नंबर लिए हैं, तो हम 80 की फिगर को फोकस करके उससे ऑनवर्ड जो उससे ज़्यादा नंबर्स हैं वो वैल्यूज़ एक डायरेक्शन में बढ़ी हुई होंगी, हम उनको काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एरे डेटा से कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं 100 में से जिनके मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा। एरे डेटा में हम ये जानना चाहें कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60% से लेके 70% की रेंज में है, तो अरेंज्ड ऑर्डर में हम 60 को फोकस कर लेंगे, वहाँ से काउंटिंग शुरू कर देंगे और 70 तक काउंटिंग कर लेंगे। ये तादाद जितनी बनेगी हम कहेंगे कि इतने लोग इस क्लास में से ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 और 70 के दरमियान में हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एरे डेटा से जस्ट एक नज़र में ले सकते हैं, जबकि रॉ डेटा में हमें ये सारी की सारी चीज़ें एक एक वैल्यू को चेक करके करनी पड़ेगी। और डेटा की जो तीसरी शेप है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ग्रुप्ड डेटा से मुराद डेटा की एक ऐसी शक्ल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं और हर ग्रुप के सामने ये लिख दिया जाता है कि इस ग्रुप में फॉल करने वाली वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा when raw data is classified as per their resemblance and differences in a precise and more understandable way then it is called group data। इसमें यूजुअली मेंशन कर दिया जाता है कि पहले ग्रुप में जो वैल्यूज़ हैं वो शुरू कहाँ से होंगी और ख़त्म कहाँ से होंगी, दूसरे में कहाँ से शुरू होंगी और कहाँ पे ख़त्म होंगी एंड सो ऑन। ये ग्रुप्स हम इस अंदाज से बनाते हैं कि ना तो इनमें कुछ कॉमन हो, यानी नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स होते हैं ये, और ना ही कोई वैल्यू ऐसी हो जो इसमें रह जाए। फ़र्ज़ कर लें अगर हम पहला ग्रुप बना रहे हैं मार्क्स 10 से लेके 19 तक का, तो दूसरा हम बना देंगे 20 से लेके 29 तक, ताकि कोई वैल्यू ग्रुप्स के दरमियान में स्किप ना होने पाए और सारी की सारी वैल्यूज इस तरह से शामिल हों कि कोई वैल्यू उसमें रिपीट भी ना हो। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा रॉ शेप में है, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करने से पहले, कुछ जानने से पहले हम उसको या तो एरे डेटा की फॉर्म में लेके आते हैं या फिर उसको ग्रुप डेटा की फॉर्म में लेके आते हैं।
जब तक हम उसको एरे डेटा या ग्रुप डेटा की फॉर्म में नहीं लेके आते, हम उसको किसी एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ से हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ग्रुप डेटा में ग्रुपिंग दो तरह की होती है। एक वो ग्रुपिंग होती है जिसमें एक क्लास जहाँ पे ख़त्म होती है, अगली क्लास उसी वैल्यू से शुरू हो जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम उन वैल्यूज़ को क्लास बाउंड्रीज कह देते हैं। जबकि दूसरी शक्ल जिसमें एक ग्रुप जहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरा ग्रुप उस वैल्यू से शुरू नहीं होता, उससे नेक्स्ट वैल्यू से शुरू होता है, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें उन वैल्यूज़ को हम क्लास लिमिट्स कह देते हैं। तो क्लास लिमिट्स जो हैं वो मोर प्रीसाइज उसकी बाउंड्रीज नहीं है, जबकि क्लास बाउंड्रीज का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं उससे मुराद होता है कि ये अब डेडलाइन जो है ये मोर प्रीसाइज है कंपेयर टू क्लास लिमिट्स। थैंक यू वेरी मच।